चलिए, आप सब्सक्राइब कर सकते हो सिविल सर्विस स्टडी चैनल को। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करिए। तो किस प्रकार के वन प्रदेश को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? 20 प्रश्न है इसमें और बड़े बड़े स्टेटमेंट के साथ है, थोड़ा तीव्र गति से चलिएगा जरा। किस प्रकार के वन को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? भूमध्य सागरीय वन। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो भूमध्य सागरीय वन प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर जैसे फल पैदा किए जाते हैं, लेकिन लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया है, अतः यहाँ वन्य जीवन कम है। ऐसा यहाँ नहीं, हर जगह हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। महाद्वीपों के किस भाग में भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के स्तर का है पूरा। महाद्वीपों के किस भाग में भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है? पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर बी। तो महाद्वीपों के पश्चिम, ठीक है, और दक्षिण पश्चिम किनारों पर भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका, एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती है, इसलिए इसका नाम यह पड़ा है। इन प्रदेशों में गर्म शुष्क वाली ग्रीष्म ऋतु एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतु होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रखना कि जो भूमध्य सागरीय प्रदेश होते हैं वहाँ पर जो ग्रीष्म ऋतु होती है वो कैसी होती है? गर्म होती है और शुष्क होती है। ठीक है, और जो शीत ऋतु होती है वो मृदु होती है और वर्षा होती है शीत ऋतु में। शंकुधारी वनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? हिमालय में ये वन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। शंकुधारी वनों के वृक्ष छोटे, कठोर, पर्णपाती प्रकार के होते हैं। शंकुधारी वनों को टेंगा वन भी कहा जाता है। शंकुधारी वन उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांशों पर पाए जाते हैं, मतलब 50 डिग्री से 70 डिग्री के बीच में। एक पक्का इनकरेक्ट है इसमें, कौन सा वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी। शंकुधारी वन छोटे नहीं होते, बड़े लंबे लंबे होते हैं, कठोर नहीं होते, नरम होते हैं, पर्णपाती नहीं होते, सदाबहार होते हैं। तो शंकुधारी वनों के वृक्ष जो है वो लंबे होते हैं, लकड़ी इनकी नरम होती है, ठीक है, सदाबहार होते हैं ये। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने में किया जाता है, जो सामान्यतः अखबारी कागज का बनाने के काम आता है, अखबारी कागज को। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। उष्णकटिबंधीय घास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 4 स्टेटमेंट, 3 गलत, केवल एक ही करेक्ट होगा इसमें, वही ढूंढना है। ब्राज़ील के घास स्तर जिनको लानोस के नाम से जाना जाता है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। पहली बात तो लानोस ब्राज़ील का नहीं है, ब्राज़ील का तो कंपास है ना, लानोस तो वेनेजुएला का, पहला गलत हो गया। उष्णकटिबंधीय घास स्थल सिर्फ भूमध्य रेखा के उत्तर में पाए जाते हैं, उत्तर में नहीं, उत्तर दक्षिण दोनों गोलार्धों में है। उष्णकटिबंधीय घास मैदान आमतौर पर छोटी नहीं होती, 3-4 मीटर की होती है, ठीक ठाक। ठीक है, देखा होगा आपने डिस्कवरी में, पूरा शेर जो है छिप सकता है उसमें, शिकार करता है छिप कर। अफ्रीका का सवाना घास स्थल उष्णकटिबंधीय घास स्थल का उदाहरण है। बिल्कुल करेक्ट है, डी केवल। तो भूमध्य सागर के देखिए किसी भी तरफ उग सकती है ये, किसी भी तरफ उग सकती है, और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले होते हैं ये घास जो है काफ़ी ऊंची होती है, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरण तेंदुआ जैसे जो है जानवर पाए जाते हैं। वेनेजुएला के घास स्थल जिन्हें लानोस के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ब्राज़ील के नहीं है, आगे आएगा अभी। यह आया इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित घास स्थलों में से शीतोष्ण घास स्थल के प्रमुख उदाहरण हैं। देखिए, घास स्थल 2 प्रकार के हैं, शीतोष्ण घास स्थल और उष्ण घास स्थल। तो इनमें से बताना है कौन सा शीतोष्ण है। पेम्पास, स्टेपी, प्रेरी, डाउन्स बेल्ट। पेम्पास है अर्जेंटीना का, प्रेरी है उत्तरी अमेरिका, डाउन्स है ऑस्ट्रेलिया, बेल्ट है दक्षिण अफ्रीका और स्टेपी है मध्य एशिया। बताइए, ये सारे के सारे पांचों के पांचों जो हैं ये शीतोष्ण घास स्थल है। अगर यहाँ सवाना होता तो वो उष्ण घास स्थल हो जाता, पेम्पास की जगह कंपास लिखा होता ब्राज़ील का तो वो उष्ण घास स्थल हो जाता। आगे मिलेगा वो आंसर, क्वेश्चन भी डी हो गया इसका आंसर फिलहाल। तो विश्व के प्रमुख शीतोष्ण घास स्थल, शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल, पेम्पास अर्जेंटीना का, प्रेरी उत्तरी अमेरिका का, बेल्ट दक्षिण अफ्रीका का, स्टेपी मध्य एशिया और डाउन्स हो गया ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। शंकुधारी वन जहाँ मुख्यतः पाए जाते हैं वे हैं, शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? शीतोष्ण क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो शंकुधारी वन जो है मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। डिफरेंस याद रखिएगा टुंड्रा और टेंगा में, जो टुंड्रा है वो मरुस्थलीय घास स्थल है और जो टेंगा है वो क्या है? शीतोष्ण है, शंकुधारी है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूप के उदाहरण जैसे कि पठार, घाटी, पर्वत घाटी, पठार एवं मैदानों का निर्माण किन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुआ है? आंतरिक प्रक्रिया के कारण, बाह्य प्रक्रिया के कारण, आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रक्रियाओं के कारण, या फिर इनमें से किसी भी प्रक्रिया के कारण नहीं, दोनों के कारण हुआ है। तो सी हो जाएगा इसका आंसर, सी।
तो विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण जो है वो दो प्रक्रियाओं से होता है, प्रथम या आंतरिक, दूसरी बाह्य। ठीक है, देखिए प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है, कहीं नीचे धंस जाती है। दूसरा है बाह्य प्रक्रिया, स्थल के लगातार बनने या टूटने की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। जिन पर्वतों की जो सतह होती है ऊबड़ खाबड़ होती है और जो उसका शिखर होता है वो शंक्वाकार होता है, ऐसे पर्वतों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बलित पर्वत कहते हैं ऐसे पर्वतों को। भ्रंश पर्वत लगाकर इसको गलत मत कर देना। जिन पर्वतों की सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर होता है शंक्वाकार, उन्हें कहते हैं बलित पर्वत। हिमालय तथा आल्प्स बलित पर्वत के उदाहरण हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? एक आसान सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तिब्बत का पठार। तो तिब्बत का पठार जो है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? 4000 से 6000 मीटर। पठार उठी हुई सपाट भूमि होती है, यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक ऊपर उठा होता है। ठीक है, पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हज़ार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन का पठार पुराने पठारों में से जो है एक है, दक्कन का पठार। निम्नलिखित में से कहाँ विस्तृत उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये है अपनी सुंदर सी पृथ्वी बीच से एक रेखा खींच जाती है 0 डिग्री। ऊपर का हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे का हो गया दक्षिण गोलार्ध। ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला अमेजन वाला, कांगो जाइरे, तो ए हो जाएगा इसका आंसर। तो कांगो घाटी में जो है उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन कारकों पर किसी वनस्पति की वृद्धि निर्भर करती है? किसी क्षेत्र की वनस्पति किन कारकों पर निर्भर करेगी? तापमान पर करनी चाहिए, नमी पर करनी चाहिए, मिट्टी की परत की मोटाई पर भी करनी चाहिए, वन्य जीवन। ये सब होगा तो वन्य जीवन होगा ना। 1 2 3 1 2 3 सी। तो देखिए वनस्पति की वृद्धि तापमान नमी पर निर्भर करती है। इसके अलावा यह ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। किसी भी स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषता एक दूसरे से संबंधित है। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है, ध्यान रखिएगा। इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। ठीक है, मान लीजिए पृथ्वी है बीच में, अब ऊपर को चल दो, उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण में चल दो, यहाँ पाए जाएंगे सदाहरित वन। ठीक है, थोड़ा ऊपर चले जाओगे तो क्या आएगा? घास स्थल आ जाएगा, ऊपर शीतोष्ण आ जाएगा, सबसे ऊपर आ जाएगा शीत। खमसिन कहाँ की पवन है? इंपॉर्टेंट है, खमसिन कहाँ की है? मिस्र की। तो खमसिन जो है मिस्र की स्थानीय पवन है, गर्म है। मानाकी पर्वत किस महासागर में अवस्थित है? मानाकी प्रशांत, तुम एक अच्छे लड़के हो, नवी में पढ़ा था 9th में, प्रशांत से रिलेट किया था। मानाकी प्रशांत, तुम अच्छे लड़के हो, तो मानाकी पर्वत प्रशांत महासागर में, इस तरह से रिलेट कर सकते हो आप। प्रशांत महासागर में स्थित मानाकी पर्वत जो है हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है एवरेस्ट से भी अधिक ऊंची है। कितनी है? 10,205 मीटर। विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है भारत की अरावली। तो भारत की अरावली पर्वत श्रृंखला जो है विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन और रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। ये भी भारत का हिमालय भी एक वलित पर्वत का उदाहरण है। नीचे दिए गए घास स्थलों पर विचार करना है। सवाना, वेल्ड, कंपोस्ट, लानोज, उपरोक्त में से कौन से उष्णकटिबंधीय घास स्थल हैं? घास स्थल दो प्रकार के बताए थे, ऊपर थे शीतोष्ण कटिबंधीय, ये आगे उष्ण कटिबंधीय। सवाना उष्ण कटिबंधीय, कंपोस्ट उष्ण कटिबंधीय, लानोज उष्ण कटिबंधीय। अगर कंपोस्ट की जगह पंपास होता तो अर्जेंटीना का ऊपर शीतोष्ण कटिबंधीय हो गया था। हाँ, जो बेल्ट जो है वो है दक्षिण अफ्रीका का, साउथ अफ्रीका का, ये ऊपर हो गया है शीतोष्ण कटिबंधीय। तो दो को एलिमिनेट करो, जहाँ जहाँ दो है वो नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसमें दो है, ये नहीं होगा, इसमें दो है, ये नहीं होगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। तो विश्व में उष्णकटिबंधीय घास स्थल के प्रमुख उदाहरण हैं पूर्वी अफ्रीका के सवाना घास स्थल, ब्राज़ील में पाए जाने वाले घास स्थल जिन्हें स्थानीय भाषा में कंपोज कहते हैं, वेनेजुएला के घास स्थल जिन्हें लानोस के नाम से जाना जाता है। तो अलग कर लेना, ऊपर के 5, ये नीचे 7। यांगतीसी नदी कहाँ बहती है? सबको पता होगा। कहाँ बहती है? रूस में नहीं, चीन में। 17वां प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़े एवं घने वन है? क्या हो जाएगा? विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन कहाँ पर हैं? ब्राज़ील, वही अमेज़न वाला एरिया। तो अमेज़न बेसिन के वर्षावन विश्व में जो है सबसे बड़े और घने वन है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन है ना ये, क्योंकि दक्षिण अमेरिका के कुल क्षेत्र में, जो कि दक्षिण अमेरिका के कुल क्षेत्र का 40% का आवृत करते हैं। ये वन जो हैं ब्राज़ील के अतिरिक्त आपको मिलेंगे बोलीविया में, पेरू में, कोलंबिया में, वेनेजुएला में, घाना में और सूरीनाम में। क्वेश्चन नंबर 18 है, विश्व वन क्षेत्र में किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? विश्व स्तर पर बतानी है। भारत में तो पर्णपाती, और विश्व में कौन है? शीतोष्ण शंकु वृक्षी वन।
तो उपरोक्त में से शीतोष्ण शंकु वन जो है वर्तमान में विश्व में सर्वाधिक क्षेत्र को आच्छादित करते हैं। शीतोष्ण शंकु वृक्षी वन मुख्यतः उच्च अक्षांशों पर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित देशों में से किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 60% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है? बहुत ही अच्छा प्रावधान है। तो दूसरे देशों को सीख लेनी चाहिए इससे। भूटान ने ऐसा कर रखा है। तो भूटान सरकार ने अपने देश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कम से कम 60% भाग पर वन बनाए रखने के लिए संवैधानिक प्रावधान किया है। वर्तमान में भूटान का लगभग 72% भूभाग वनों से आच्छादित है। अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 है। फान एक स्थानीय पवन है, कहाँ चलती है ये? फान कहाँ बहती है? यह है स्विट्जरलैंड की। तो फान जो है वो आल्प्स पर्वत के दक्षिण ढाल से ऊपर चढ़कर उत्तरी ढाल के सहारे नीचे उतरती है। इसका सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड में होता है।